भाषा को लेकर दक्षिण और जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनको भाषा को लेकर एक पॉलिटिकल इशू बढ़ता जा रहा है। नेक पेज यही फंसा हुआ है कि एनईपी पे वो साइन करेंगे तो कहीं कहीं वो उनको मजबूर हो जाएंगे हिंदी भाषा को लेकर, दूसरी भाषाओं को लेकर उनको अपनी जो कंपोनेंट दिए हुए एनईपी में वो एक कंपल्सरी हो जाएगा उनको लागू करना। लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे हैं क्योंकि हिंदी राज्यों का जो वर्चस्व उनको दिखाई दे रहा है उनका स्थापित होगा और साउथ इंडिया जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो इंडियन पढ़ाई नहीं जाएंगे, तो उनके दिमाग में ये बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या यूं कहें कि नई शिक्षा नीति जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बावजूद इसके बहुत से राज्य ऐसे हैं जो इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो है वो मान नहीं रहे हैं। इसके लिए पिछले दिनों संसद में बहस भी हुई। क्या है इस बहस के कारण? क्यों ये जो राज्य हैं ये इस नीति को लागू नहीं करना चाहते? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए हमसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो चुकी है। साउथ के बहुत से राज्य ऐसे हैं जो इस शिक्षा नीति को लागू नहीं करना चाहते। पिछले दिनों संसद में बहस हुई और उसमें उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। जहां एक और प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि वो 2030 तक एनईपी 2020 जो है पूरी तरह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो इस तरह से जब कुछ राज्य इसका विरोध करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का ये सपना कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आपने बात की है कि 2020 देश में लॉन्च कर दी गई है और केंद्र सरकार का सपना है। केंद्र सरकार ने भी एक कहा है कि दावा किया है कि 2030 तक पूरे देश में जी बिल्कुल। पूरी तरह से एनईपी 2020 जो है उसको पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उस नीति को लागू करने में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं और विशेषकर हम बात करें दक्षिण राज्यों की। दक्षिण के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक जो एनईपी लागू करने का जो एमओयू केंद्र सरकार के साथ साइन करना है वो अभी तक नहीं किया है। और मुझे लगता है ये एक राजनीतिक मुद्दा ये बनता जा रहा है। अभी कल ही की बात करते हैं हम, लोकसभा में एक बड़ी बहस हुई है डीएम के सांसदों के बीच और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस मुद्दे पर कहा था कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो एक वो इसको समावेश करना है, किस प्रकार से इंग्लिश को समावेश करना, किस प्रकार से हिंदी को करना है। तो हिंदी को समावेश करने पर उन राज्यों के जो सांसद हैं उन्होंने बड़ी विरोध जारी किया, अपना वो दिखाया उन्होंने। और इस पर जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी बड़ी एक राजनीतिक स्टेटमेंट उनकी आई। कहते आप अपना जो जो इनको जो एनईपी 2020 उसको पूरी तरह अपने प्रदेशों में लागू न करके अपने छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद विरोध और हुआ। जो कनिमोझी हैं, डीएमके की सांसद हैं और टी सोमती हैं, उन्होंने जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया और जो उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान ने कि ये आप इस नीति को इस प्रकार से लागू न करके आप अपने छात्रों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बयान उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने वापस लेना पड़ा, इतना विरोध हो गया था। सारे के सारे डीएम के जो सांसद है वो उसके खिलाफ नारेबाजी बाहर आकर गेट पर, संसद भवन के गेट पर नारेबाजी की और उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना जो बयान है वापस लिया और उसको लोकसभा की कार्रवाई से आउट भी कर दिया। मुझे लगता है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये बड़ा एक भाषा को लेकर दक्षिण और जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनको भाषा को लेकर एक पॉलिटिकल इशू बढ़ता जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी। क्या कारण है? पॉलिटिकल इशू क्यों बनता जा रहा है? राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो एनईपी 2020 जो आई है उसमें कहीं न कहीं हिंदी भाषा को तवज्जो दी गई है कि हिंदी भाषा में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं और जो मेडिकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है,
वो हिंदी में उनका एक रूपांतर किया जाए और हिंदी भाषा में पढ़ाया जाए। लेकिन इसको लेकर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, इसको लेकर राजी नहीं हो रहे। वो हिंदी हिंदी नहीं चाहते अपने वहाँ पे। तमिलनाडु है, केरला है और जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल तो नहीं, वो हिंदी भाषा को चाहते ही नहीं, या वो चाहते कंपल्सरी नहीं चाहते वो। अच्छा। चाहने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदी भाषा को उनकी थोपा ना एजुकेशन जाए। सिस्टम में थोपा ना जाए। और ये एक हिंदी भाषा और साउथ का को लेकर कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल इश्यू भी बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और जो और दूसरे महाराष्ट्र में है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनमें उनमें कहीं-कहीं ये थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग लेवल से एनईपी 2020 लागू भी हो गई। लेकिन अभी पूरे देश में 2030 का जो ये कहना है कि 2030 तक पूरे देश में लागू कर दिया, ये मुझे लगता है ये केंद्र सरकार का सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू जब बन जाता है तो कहीं न कहीं इसमें ये बातें सारी की सारी आ जाती हैं। हालाँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें किसी प्रकार का इशू नहीं बनना चाहिए था और इसको पॉलिटिकल इशू न बनाकर इसको एक सबकी सहमति से पूरे देश में लागू करना मेरा साहब, आप करना कह रहे हैं चाहिए। कि पूरे उत्तर भारत में जो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ ये नीति जो है वो लागू हो रही है। लेकिन मैं बात करूंगा हरियाणा की। पिछले 3 टर्म से अब तीसरा टर्म उनका शुरू हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। वो भी दावा करते थे कि एनईपी 2020 जो है उसको लागू कर देंगे हरियाणा में। लेकिन अभी धरातल पर हरियाणा में क्या पोजीशन है इसकी? देखिए 2-3 साल पहले 2021-22 में भी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने भी लगातार बयान देते रहे हैं कि एनईपी 2020 को हरियाणा में सबसे पहले पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने समय सीमा तय की थी 2025 के अंत तक पूरे प्रदेश में पूरे जो प्रावधान एनईपी में रखे गए, उन प्रावधानों के साथ पूरे प्रदेश में चाहे जो एलकेजी की यूजी की और कक्षाएं हों और चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उनमें उनकी बात हो, सभी जो एजुकेशन संस्थाएं हैं उनमें पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी तरह का कोई काम इस पर न्यू एजुकेशन धरातल पर अभी काम हरियाणा में नहीं हुआ। धरातल पर मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा काम हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत से कंपोनेंट आएंगे। आप शिक्षकों के पदों की सबसे पहले वो फिलअप करना होगा, उस भर्ती को शिक्षकों की भर्ती है जो निश्चित रूप से करनी होगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और जो दूसरी शिक्षण सारी की सारी जो शिक्षण संस्थाएं, टेक्निकल एजुकेशन है, सारी की सारी जो शिक्षण संस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको देना होगा उस हिसाब से। मुझे अभी तक किसी तरह से कोई ज़्यादा, एक सिर्फ नेताओं के और जो सरकार के मिनिस्टर उनके सिर्फ बयान आ रहे हैं और अभी धरातल पर मुझे लगता है कोई ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में लगता है 2025 में एक पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू होना, हरियाणा में लागू होना, ये दूर का सपना है। और ये बड़ा एक लगातार, जैसे हमने बात की कि वो एक राजनीतिक इश्यू बनता जा रहा है। और इसके लिए जो धर्मेंद्र, उन्होंने जो कनिमोझी की अगर बात करते हैं, डीएम के सांसदों की अगर हम बात करें, और जो टीसुम के उनके डीएम के जो 2 सांसद हैं, उन्होंने जो अपनी जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी तो जो पीएम श्री के तहत जो ग्रांट मिलने वाली है 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट है, वो दूसरे राज्यों को दे दी गई। इस पर ही धर्मेंद्र प्रधान जी ज्यादा भड़के थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उनका दावा था कि ये दूसरे स्टेट को 2000 करोड़ की जो ग्रांट पीएमसी के तहत जो दी जानी थी वो उनको नहीं मिल पाई। और क्योंकि उन्होंने एमओयू पर जो एनईपी लागू करने, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी तो कहा है कि आप एनईपी 2020 पर उसके एमओयू पर साइन कर दो, आपको आपकी जो भी है वो राशि है वो मिल जाएगी। लेकिन पेश यही फंसा हुआ है कि एनईपी पे वो साइन करेंगे तो कहीं न कहीं वो उनको मजबूर हो जाएंगे, हिंदी भाषा को लेकर, दूसरी भाषाओं को लेकर उनको अपनी जो इसमें जो कंपोनेंट दिए हुए हैं एनईपी में, वो एक कंपल्सरी हो जाएगा उनको लागू करना। लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदी राज्यों का जो वर्चस्व उनको दिखाई दे रहा है कि उनका स्थापित होगा और साउथ इंडिया
से जो लोग आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो कहीं न कहीं पढ़ाई में पिछड़ जाएँगे। इस तरह की उनके दिमाग में ये बात है। लेकिन साउथ और जो नॉर्थ इंडिया में जो भारत इस मामले में एनईपी को लेकर बँटा हुआ है, मुझे लगता है ये देश के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बात ये है कि आज एक ग्लोबलाइज़ेशन का टाइम है और पूरा विश्व एक गाँव बन गया है। पूरा बिल्कुल, विश्व आज बिल्कुल, हर आदमी आज बिल्कुल, बिल्कुल, मोबाइल हाथ में उठाए फिरता है। पूरे बिल्कुल। विश्व की जानकारी उसमें मोबाइल में होती है। ऐसे मौके पर, ऐसे दौर में इंटरनेशनल लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है। और कनेक्टिविटी आप कैसे कर पाएँगे नेशनल लेवल पे लोगों से, वो बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ हिंदी और एक रीजनल भाषाओं को नहीं, लेकर बिल्कुल आपके आप बेसिक उसमें कोर्स में ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय होनी स्तर चाहिए। पर आप अपनी प्रतिभा को ना तो आप दिखा पाएँगे और ना ही आपको एक्सपोज़र मिलेगा और किसी तरह से भी हमारे जो छात्र हैं, जो बाहर जो काम करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे अपनी कंपनीज़ खोल रही हैं, तो बहुत रोज़गार निश्चित मिल रहा रूप है से यहाँ लोगों को। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, बाहर की कंपनियों को लाने की बात कर रही हैं, जी। जब तक आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो एक भाषा है, वो अगर लोगों के पास नहीं होगी तो मुझे लगता है ये इसमें हम पीछे रह जाएँगे। जी, बिल्कुल। हालाँकि जो हमारे देश की हम बात करें तो क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हमने दूसरे जो अब्रॉड है उसकी भी ज़रूरत होती है। हमारी बिल्कुल। बहुत सी संख्या, बहुत से स्टूडेंट हमारे बाहर जाते हैं। इसमें अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री में ये उदाहरण दिया जाता है कि उनमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में मेडिकल एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन है। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ के जो इंग्लिश भाषी स्टूडेंट हैं, वो अपने ही देशों में काम करते हैं। हमारे लिए चिंता का विषय, हमारे लिए चुनौती है कि हम हिंदी भाषी और रीजनल भाषाएँ हमारे देश में बहुत सारी हैं और उन भाषाओं के बलबूते पर सिर्फ भारत की जो भाषाएँ हैं और हमारी जो हिंदी भाषा है, उसके बलबूते पर हम बाहर जाने में मुझे लगता है इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाएँगे। जी। इसके लिए हमें इंग्लिश का और दूसरी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है, उनको सीखना होगा और उनको सीखने के लिए एनईपी 2020 में जो जो प्रावधान उन्होंने एक इसमें किए गए हैं, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन लेके आनी और जो हिंदी भाषा में एजुकेशन लेके आनी, ये कहीं न कहीं उसमें एक हर्डल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मैंने साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो आज भारत देश है वो एक इंटरनेशनल मंडी के रूप में जो देश है उसको देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं और उसमें भारत के जो नौजवान हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। बाहर जाना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी जो बाहर की कंपनियां हैं उन्होंने अपने ऑफिस खोले हैं और वहाँ से जो लोग हैं बीपीओज हैं या दूसरी कंपनीज हैं जिनमें काम कर रहे हैं और सारा काम जो है वो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें होता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंग्लिश या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो दूसरी हैं, उनका ज्ञान साथ-साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये देखिए एनईपी 2020 जो है, आप हमारे दर्शकों को एक बार उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बताएँ कि एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो क्या है? और देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करते हैं तो पहले जब देश आज़ाद हुआ, लॉर्ड मैकाले थे, तो उन्होंने अंग्रेज थे, उन्होंने एक शिक्षा पद्धति देश को दी थी, जी। लॉर्ड मैकाले ने और वही शिक्षा पद्धति आज भी उसका बहुत सारा कंपोनेंट हम मान के चलते हैं कि आज भी देश में वही लागू है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ चेंजेस किए थे उसमें। उससे पहले राजीव गांधी से पहले तो श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में 1986 में पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई, सॉरी 1968 में 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी और वो लागू भी पूरे देश में लागू भी हुई और उसके एक अच्छे परिणाम भी मुझे लगता है सामने आए और इसके बाद जो समय बदलता गया उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय 1986 में ये नई एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं, वो लागू की गई। उसके बाद उसी नीति को कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया, कुछ उसमें ऐड किया गया उसमें नरसिम्हा राव जी के टाइम। फिर उसके बाद अभी 34 साल के बाद एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है,
34 साल के बाद आई है। जी। और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो 5+3+3+4, तो इस तरह के एजुकेशन के सेगमेंट में बांटा गया है कि इस तरह से एजुकेशन सेगमेंट में होगी, प्राइमरी होगी और फिर मिडिल होगी और फिर 3 साल का सीनियर सेकेंडरी और उसके बाद 4 साल का बीए के बाद के साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है वो भी साथ में होगा। उससे जो पीजी करने के बाद है ना, यूजी करने के बाद और पोस्ट पीजी जो डिप्लोमा होगा 4 साल में जो होगा, ग्रेजुएशन भी होगा और पीजी डिप्लोमा भी होगा, उसके बाद डायरेक्ट बच्चे अपने पीएचडी कर पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान उसमें दिए गए हैं और किस लैंग्वेज में बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देनी है कि एजुकेशन की लैंग्वेज क्या होगी और एक मतलब एक लर्निंग का एक वो दिया गया है कि भाषा को ज़्यादा रटाने की बजाय है ना, उनको बच्चों को सिखाई जाए। तो इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होंगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगी, व्यवहारिक ज़्यादा को शिक्षा को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन जो ये लैंग्वेज का जो इशू आ रहा है, ये कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है और इसके लिए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज देश में हज़ारों पोस्टें टीचर्स की, जी, अध्यापकों की और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी जो पोस्टें खाली पड़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और कॉलेजेस की बात करें तो हज़ारों पोस्टें यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कॉलेज में भी। हरियाणा की हम बात करते हैं 6000 पोस्टें हरियाणा के कॉलेजेस में। 6000 पोस्टें मायने रखता है, 6000 पोस्टें खाली होंगी। हालाँकि सरकार ने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया लेकिन पिछले कई साल से मुझे लगता है 5 साल से 4-5 साल से ये खाली पड़े हैं। अभी कितना कर आगे बढ़ पाएँगे सरकार, एसपीएससी को एक जिम्मा दिया हुआ है, वो आगे देखने वाली बात है। पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचागत सुविधाएँ वो हैं, बेसिक एजुकेशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित और जो हाई एजुकेशन है उससे संबंधित टीचर्स की भरपाई और जो दूसरी जो व्यवस्थाएँ होंगी, प्रैक्टिकल से संबंधित जो इक्विपमेंट होंगे, उनके लिए अभी काम करना होगा। और बात करें जब बजट की, बजट हमारे एजुकेशन में जो डेवलप्ड कंट्री की अगर तुलना हम करते हैं, जैसे अमेरिका की, इंग्लैंड की और दूसरे जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में हमारा बजट बहुत कम होता है। हालांकि अब की बार थोड़ा सा कुछ उन्होंने बढ़ाने की बात भी कही है। जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में टोटल जीडीपी का 6-7% बजट शिक्षा पर खर्च होता है, हमारे यहाँ 3% होता है। अब की बार इन्होंने थोड़ा कुछ बढ़ाने की बात की है जी, कहाँ तक क्या काम कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। और जैसे हम बात करते हैं टोटल बजट की, 84 लाख करोड़ के आसपास बजट है, जिसमें से दोनों इसमें है गैर योजना उसमें और योजना में 84 लाख करोड़ की बात हम कर रहे हैं। टोटल देश का बजट है और उसमें 1,28,650 करोड़ एजुकेशन के लिए रखा गया। 1,28,650 करोड़ एजुकेशन के लिए रखा गया और ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है और जो सामाजिक शिक्षा है उसका बजट भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये जो एनईपी की बात है, एनईपी के लिए तो बहुत जो बजट रखा गया है वो उसमें हालांकि अभी तो जीडीपी का जो 4% रखा गया है उसमें सफिशिएंट बता रहे हैं, लेकिन इतना खर्च कर पाती है कि सरकार नहीं खर्च कर पाती, वो देखने वाली बात। और एक राजनीतिक मुद्दा ना बने देश में एनडीपी को लागू किया जाना। अगर इसमें कोई बदलाव सुधार की जरूरत है या कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, वो अमेंडमेंट करने की अभी भी आवश्यकता है और इस अमेंडमेंट के बाद अगर देश में लागू होगी तो निश्चित रूप से छात्रों को लाभ होगा और एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो छात्रों को लाभ हो, हमारी युवा पीढ़ी को लाभ हो और युवा पीढ़ी के लाभ के कारण के लिए ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, ना कि किसी लैंग्वेज के आधार पर आप इसको एक राजनीतिक इशू ना बन दे। ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इस पे कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को आगे लेकर आए और उनको एक अपनी एश्योरेंस दे कि इस हिसाब से हमारा देश देखो अलग-अलग रीजनल में बँटा हुआ है हमारा देश है।
साउथ की कल्चर कुछ और है, वेस्ट बिल्कुल, बंगाल की कुछ बिल्कुल। और है, हमारी कल्चर कुछ और है और दूसरे मणिपुर की जो जो और स्टेट है उनकी अलग अलग कल्चर है। उस कल्चर के हिसाब से आप एक एजुकेशन पॉलिसी में आपको अमेंड करने की जरूरत है। लेकिन अगर एक ही सिर्फ थोपड़ा ही है तो किसी केंद्र सरकार ने इन्हीं राज्यों पर ऐसा मुझे लगता है वो स्टेट आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जी, तो एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें। अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो राज्यों के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं, वो हो सकती हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।